हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस की एनसीईआरटी की क्लास 4th की बुक। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लास 3rd के बारे में। क्लास 3rd की जो भी एनसीईआरटी की ईवीएस की थ्योरी थी वो हमने पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की थ्योरी। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में, सीटेट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस वीडियो के बाद में करेंगे। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने पढ़ा था क्लास 3rd के बारे में, जो कि हमने यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था। पार्ट 22 देख सकते हैं आप, ये हमने पूरा पढ़ा था, और ये यहाँ तक हमारा पूरा क्लास 3rd हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम क्लास 4th की ईवीएस पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पार्ट 1, यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आता है आपका कि असम में बारिश बहुत होती है, वहाँ के बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल पर चलकर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो असम राज्य है वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल किस तरीके से जाते हैं। तो ये बात हो रही है कि असम में जो है बच्चे, बारिश बहुत होती है वहाँ पर, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बांस और रस्सी से बने पुल पर चलकर स्कूल जाते हैं। उसके बाद बात आती है लद्दाख की। तो लद्दाख में जो बच्चे हैं वो ट्रॉली में बैठकर स्कूल के लिए नदी पार करते हैं। पुली, जिसे हम घिरनी बोलते हैं, की मदद से जो ट्रॉली होती है वो लोहे की रस्सी पे खिसकती है। तो देख सकते हैं आप, एक तो ट्रॉली होती है, और जो ट्रॉली होती है वो एक लोहे की रस्सी, जो कि इस पे पुली होती है यानी घिरनी लगी होती है, और उस पे जो है ट्रॉली लटकी होती है। तो उस पे बैठ के इस तरीके से जो होता है, उस पे बैठ के जो है बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं। केरल में बच्चे किस तरीके से जाते हैं। केरल में बच्चे जो हैं बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव, उसको हम बोलते हैं केरल में बल्लम, जो कि लकड़ी की होती है छोटी नाव, उसमें बैठकर जो है बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद आती है राजस्थान में किस तरीके से जाते हैं बच्चे। तो राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ऊंट, आपको पता है राजस्थान में रेतीला इलाका होता है, और वहां का जहाज क्या कहलाता है, रेगिस्तान का ऊंट। तो राजस्थान में बच्चे किस तरीके से जाते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठकर जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि मैदानी इलाकों में किस तरीके से जाते हैं बच्चे। तो मैदानी इलाकों में बच्चे जाते हैं बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 2, जिसमें जानवरों के बारे में बात की गई है। तो कुछ जानवरों के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। उनके कान जो होते हैं पंख से ढके रहते हैं। उसके बाद आता है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। गाय भैंस आदि की खाल पर बाल होते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमें जानवरों की जो खाल होती है उस पे हमें कुछ डिजाइन देखने को मिलती है, जैसे कि चीता हो गया, आपका बाघ हो गया, इस तरीके के जानवर हैं। बाकी आप गाय भैंस हाथी भी ले सकते हैं। ये सारे जानवर जो होते हैं उनके हमें शरीर पे कुछ डिजाइन देखने को मिलते हैं। तो जो उनकी खाल पे जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से डिजाइन नहीं होती है, बल्कि जो डिजाइन होती है वो उनके जो शरीर पर बाल होते हैं, वो उसकी वजह से जो है हमें वो डिजाइन देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं जेबरा है उसमें एक जानवर, हमें उसके शरीर पर डिजाइन देखने को मिलती है। तो इसी तरीके के जानवर जो होते हैं, तो जो उनके जो खाल पर जो डिजाइन होती है वो उनके बाल के कारण दिखाई देती है हमें। उसके बाद आता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। उसके बाद बात आती है पार्ट 3, एक बड़ा हाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में सीटेट के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल से ज्यादा जो है पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे दो बातें आई। एक, जो बड़ा हाथी होता है वो तो आपका 100 किलोग्राम तक जो है पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, और जो छोटा हाथी होता है यानी 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन होता है आपका 200 किलोग्राम। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, यानी कोई भी मेल हाथी उसमें नहीं होता है। हथनियां होती हैं, उनके बच्चे ही होते हैं उनके झुंड में। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो झुंड होता है जिसमें हथनियां होती हैं,
और जो हथनियों की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही जो होती है वो उनके झुंड की जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है, यानी एक तरीके सरदार होती है वो उनकी। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड होता है उसमें कम से कम कितने होते हैं, 10 से लेकर 12 हथनियां और बच्चे मिलाकर दोनों को मिलाकर 10 से 12 लोग होते हैं उसमें। 10 से 12 जानवर कह सकते हैं, लोग नहीं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है, यानी वो नेता है तो सीधी सी बात है सब सारे फैसले वो जो है बुजुर्ग हथनी ही लेगी। और जो बच्चे होते हैं जब वो उनके 14 या 15 साल के हो जाते हैं तो उस झुंड में से वो अलग हो जाते हैं, फिर वो उस झुंड में नहीं रहते हैं। फिर जो और छोटे बच्चे होते हैं जो वो उस झुंड में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो 10 से 12 जो है हाथी हथनियां और बच्चे उस झुंड में बने रहते हैं। उसके बाद है सांप को पकड़कर रखने वाली जगह, जिसको हम बोलते हैं पिटारी। ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है लेकिन आप इसको देख सकते हैं। उसके आता है पार्ट 4, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। खेजड़ली गांव जोधपुर के पास है राजस्थान में। खेजड़ी के पेड़ों के कारण गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं वहां पर, इसलिए उस गांव का नाम क्या पड़ा है, खेजड़ली पड़ा है। खेजड़ली गांव के लोग विष्णुई कहलाते हैं। जो खेजड़ली जो गांव है उसके लोग क्या कहलाते हैं, विष्णुई कहलाते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है जोधपुर के पास, तो सीधी सी बात है वहां पे रेतीला इलाका होगा, रेगिस्तानी होगा इलाका, तो वहां पर ये पेड़ जो है पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये पेड़ काम में आता है। पहला आपने देखा कि दवा बनाने के काम में आता है, दूसरा इसकी जो है लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, और तीसरा जो है वो इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद पार्ट 5, बोचहा गांव जो कि मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है। ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, देख सकते हैं आप इसको। उसके बाद आरटीई अधिनियम 2009। ये एक्ट जो है इसको बोलते हैं हम राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में बना था। ये कहता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्ट, ये मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको। उसके बाद आता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो जो मधुमक्खियां होती हैं उनके अंडे अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होता है। और जो लीची के फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अब मधुमक्खियों की बात हो रही है यहाँ पर। पहले तो मधुमक्खियों के बारे में हमने जाना कि उनके अंडे देने का समय क्या होता है, वो होता है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। उसके बाद हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने जानी कि सबसे पहले तो हमने जाना कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय किसका होता है, मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। उसके बाद जो रानी मक्खी होती है छत्ते में वो अंडे देती है। उसके बाद कुछ और मक्खियां भी होती हैं जो कि रस ढूंढने का काम करती हैं। अब जब किसी मधुमक्खी को जब रस मिल जाता है तो वे क्या करती है, एक खास प्रकार का नाच करती है, जिससे कि जो दूसरी मक्खियां उनको पता चल जाता है कि इस मक्खी ने जो रस ढूंढ लिया है। उसके बाद जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए कुछ भी काम ज्यादा नहीं करती। तो ये सारी बात थी मधुमक्खियों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो इसमें 3 तरह की होती हैं चींटियां। पहली होती है रानी चींटी जो अंडे देती है, दूसरी होती है आपकी सिपाही चींटी जो कि बिल का ध्यान रखती है, और तीसरी होती है काम करने वाली जो कि भोजन ढूंढती हैं। तो इसमें 3 तरह की चींटियां होती हैं। दीमक और ततैये भी उसी तरह समूह में काम करते हैं। अब आता है पार्ट 6 आपका। गांधीधाम अहमदाबाद में है, कच्छ गुजरात में। गांधीधाम जो जगह है वो आपके अहमदाबाद में है, कच्छ गुजरात में। जब ट्रेन चलती है तो बाहर की चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया ही। आप सबको पता ही हो जब जब ट्रेन चलती है तो बाहर की चीजें हमें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। उसके अलावा वलसाड़ स्टेशन जो कि गुजरात में है, कोझिकोड जो केरल में है, और मडगांव जो है वो
आपका गोवा में। ये तीनों आप याद कर सकते हैं। वलसाड़ स्टेशन गुजरात में, कोझिकोड केरल में और मडगांव आपका कहाँ पर है, ये आपका गोवा में है। उसके बाद पार्ट 7, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये आप इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। उसके बाद केरल में चावल की खेती, इडली बड़ा, छोटे केले, लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केरल में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, इसलिए वहाँ पे चावल की खेती भी ज्यादा होती है। वहाँ का जो प्रसिद्ध जो खाद्य पदार्थ है वो पता है आपको कि इडली और बड़ा है। वहाँ पे छोटे केले जो है वो खाए जाते हैं, यानी पैदावार भी जो है एक तरीके से एक खास किस्म के छोटे केलों की पैदावार वहाँ पे होती है। और लोग जो है वहाँ पे सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। तो ये केरल के बारे में है पूरी जानकारी, केरल राज्य के बारे में है। उडुपी स्टेशन ये आपका केरल में है और कोट्टायम स्टेशन भी आपका केरल में। ये दोनों स्टेशन आपके कहाँ पर हैं? ये दोनों स्टेशन आपके केरल में आपको देखने को मिलेंगे। वलसाड स्टेशन आपका ऊपर दे रखा था गुजरात में है, कोझिकोड आपका केरल में है और आपका मडगांव जो है वो आपका गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद गुजरात का खाना ढोकला चटनी, लेमन चावल और मिठाई। जैसे अभी हमने बात करी केरल का खाना क्या था, केरल का खाना था आपका छोटे केले हो गए, वहाँ पे चावल हो गए, इडली बड़ा हो गया आपका। तो ये सारी चीजें वहाँ पे केरल में थी। अब गुजरात की बात करते हैं, अहमदाबाद गुजरात, तो वहाँ पे आपका ढोकला चटनी हो गया, लेमन चावल हो गए, चावलों में नींबू मिलाकर खाए जाते हैं वहाँ पर, और आपकी मिठाई हो गई। ये यहाँ का वहाँ का जो है गुजरात का प्रसिद्ध भोजन है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि मलयालम, यानी केरल की भाषा क्या है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आपकी मलयालम बोली जाती है। गोवा में कौन सी बोली जाती है, गोवा में आपकी कोंकणी बोली जाती है। महाराष्ट्र में आपकी मराठी, गुजरात में आपकी गुजराती और कर्नाटक में आपकी कन्नड़। यहाँ पे और भी हम कह सकते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया आपका, तमिलनाडु में आप कह सकते हैं कि आपकी बोली जाती है तमिल, और आपकी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे बोली जाती है आपकी तेलुगु। तो ये सारी राज्य हैं और उनकी जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मलयालम में अमुम्मा, किसको कहते हैं, माँ की माँ यानी नानी को। मलयालम में नानी को क्या बोलते हैं, अमुम्मा बोलते हैं। और मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी कि जो बड़ी मौसी, जो बड़ी मौसी होती हैं उनको हम बोलते हैं बली अम्मा। तो ये मलयालम में है, यानी नानी को बोलेंगे हम अमुम्मा, और जो आपकी बड़ी मौसी है उसको हम बोलेंगे बली अम्मा। अब आता है पार्ट 8, इसमें दे रखा है ये नंबर 16335, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, ये गाड़ी का नंबर है। एक ट्रेन है जो गांधी धाम से लेकर गुजरात से नागरकोइल केरल तक जाती है। तो इस गाड़ी का नाम है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, और उसका नंबर है आपका 16335। तो गांधीधाम से अगर हम कोट्टायम यानी कोट्टायम स्टेशन तक जाएंगे केरल में, तो आपकी दूरी है 2418 किलोमीटर। 2418 किलोमीटर गांधीधाम से लेकर कोट्टायम स्टेशन तक। और अगर हम गांधीधाम से नगरकोइल स्टेशन तक जा रहे हैं तो आपकी दूरी है 2649 किलोमीटर। कोट्टायम और नगरकोइल दोनों ही स्टेशन आपके पड़ते हैं केरल में। उसके बाद पार्ट 9, लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष। ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा ये, बाकी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ये। अब आते हैं आगे पार्ट 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कर्णम मलेश्वरी में से। तो ये उनके बारे में दे रखा है पूरा पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं हम। तो कर्णम मलेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में कि ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा जो है पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम कर रही हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी जो हैं वो पुलिस में हवलदार हैं, और ये अब जो क्या करती हैं 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो कर्णम ने जो है वो भारत के बाहर कितने वो मेडल जीते हैं, तो ये आपके 29 मेडल जीते हैं उन्होंने। उनकी 4 बहनें हैं और वह भी रोज वजन वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो उनकी 4 बहनें हैं और वो भी क्या करती हैं, वजन उठाने का ही अभ्यास करती हैं। तो ये आपका हो गया कर्णम मलेश्वरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं पार्ट 11। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुलवारी बोलते हैं।
उत्तराखंड राज्य में एक फूलों की घाटी है जिसको हम बोलते हैं फुलवारी। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। तो मधुबनी चित्रकला ये आपके बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर पड़ा है। मधुबनी चित्रकला का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, उसी के नाम पे इस चित्रकला का नाम पड़ा है मधुबनी। बिहार में त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंगों को नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि से बनाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ पे? जो बिहार में त्योहार होते हैं, खुशी के मौके होते हैं, उस टाइम पे ये चित्रकला दीवारों पे और आंगन में बनाई जाती है। चित्र जो होते हैं वो पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंगों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नील हो गई, हल्दी हो गई, फूल पेड़ों के रंग हो गए, इस तरीके के हम रंगों का प्रयोग करते हैं। चित्रों में हम क्या करते हैं? इंसान का, जानवरों का, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जो है वो हम इन सब के हम चित्र बनाते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी है, यानी कचनार के फूल जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, वहां पे इसकी सब्जी बनाई जाती है। केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है वहां पर। महाराष्ट्र में जो सहजन के फूल होते हैं उनके पकौड़े बनाए जाते हैं। सालन किसको बोलते हैं? सालन हम बोलते हैं तरीदार सब्जी को। तरीदार सब्जी होती है उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम सालन बोला जाता है उसको। अब आगे बढ़ते हैं। गुलदावरी, जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के जो फूल हैं उनसे रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि किन फूलों के रंगों से जो है वो कपड़े रंगे जाते हैं? तो वो आपका गुलदावरी और जीनिया के फूल हैं। तो इनके फूलों से रंग बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। तो जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। इत्र क्या होता है? इत्र होता है आपका फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र क्या होता है? फूलों का जो है शुद्ध अर्क होता है। उसके बाद बन्ना, बन्ना बोलते हैं आपके दूल्हा को, बन्नी जो बोलते हैं वो आपकी दुल्हन को बोलते हैं। ये होगा ये आपको। अच्छी मालन मेरे बनने का, ये एक तरीके की कह सकते हैं जो शादी के मौके पर गाया जाने वाला गीत है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इससे आप समझ सकते हैं अच्छी मालन मेरे बनने का। तो बनना आ गया है इसमें, तो आप समझे दूल्हे के बारे में बात हो रही है। तो शादी के मौके पर ये गाया जाने वाला एक गीत है। उसका आगे बढ़ते हैं। पाठ 12, डेरा गाजी खान, ये आपका पाकिस्तान में है। गुरुग्राम आपका हरियाणा में। सोहना गांव जिसका पहले नाम गुरुग्राम था, गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो गया है, तो ये आपका हरियाणा में है। उसके बाद सोहना गांव, ये भी आपका हरियाणा में है, और पलवल भी आपका हरियाणा में, सारे हरियाणा में है आपके। पलवल हो गया, सोहना गांव, गुरुग्राम, और जो आपका डेरा गाजी खान है वो आपका पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक न लगे इसलिए नीम और कीकड़ की लकड़ियां प्रयोग की जाती है। तो मिट्टी में हम क्या मिला देते हैं? गोबर मिला देते हैं, जिससे कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। और जो लकड़ी होती है अगर हम उसको दीमक से बचाना है तो उसके लिए नीम की और कीकड़ की लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, ये आपको सबको पता ही होगा। उसके बाद आता है आपका बेलवनिका गांव, जो कि आपका कर्नाटक में है। बेलवनिका गांव आपका ये कर्नाटक में है। उसके बाद बात आती है खूंटी। खूंटी क्या होता है? खेत की जो मिट्टी को नरम करने वाला औजार होता है ये। जो खेत की जो ऊपर की सतह होती है उस पर जो मिट्टी होती है उसको नरम करने के लिए हम इस औजार का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खूंटी। उसके बाद हल, आपको पता होगा हल, सबको पता है हल कैसा होता है और किस काम आता है। तो कर्नाटक में इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नाटक की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कुरीगे। हल को हम बोलते हैं कुरीगे। उसके बाद बात आती है खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? कुछ पौधे बिना बोए उग जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं उसको। उसके बाद आती है इलीगे। इसकी मदद से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। इलीगे होता है उसकी ये इलीगे एक तरीके से औजार, जैसे हमने बात करी खूंटी की, हल की, इसको कुरीगे बोलते हैं, उसी तरीके से इलीगे भी एक तरह का औजार है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्याज को जो है पौधे से अलग किया जाता है। अब आता है पार्ट 16, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। गिजुभाई बधेका, ये गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस थे ये, और उनके लिए क्या करते थे? मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे उनके लिए ये।
अब बात आती है कलचड़ी यानी इंडियन रॉबिन। यहाँ पे अब सारी पक्षियों की बात होने वाली है आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कलचड़ी इंडियन रॉबिन की। तो पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से बनाती है अपना घोंसला। तो आज ये घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? पौधे की नाजुक टहनियों का, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि का ये प्रयोग करती है। कलचड़ी के बच्चे की चोंच अंदर से लाल होती है। तो ये बात हुई कलचड़ी के बारे में। अब आता है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई से भी पक्षी के बारे में आ सकता है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो कौवे के घोंसले में क्या होते हैं? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं इसमें। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अब बात करें कोयल की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर आ जाता है कोयल के बारे में। तो कोयल क्या करती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ में उसके अंडे भी सेता है। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कि कौवे के जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है, और जो है कौवा जो होता है वो उसके अंडों के साथ में अपने अंडों को भी सेता है। अब आता है फाक्टा कैक्टस। कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस के नाम से आप समझ सकते हैं कांटों के बारे में बात हो रही है कैक्टस। तो इसी से आप संबंधित कर सकते हैं इसको कि कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो कैक्टस से कांटा या आप याद रख सकते हैं। उसके गौरैया की बात आ रही है। गौरैया जो होती है वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, मतलब ये कहीं पर भी बना सकती है अपना घोंसला गौरैया। सबसे पहले हमने बात करी कलचड़ी, इसको इंडियन रॉबिन बोलते हैं। फिर हमने बात करी कोया, फिर कोयल, फिर आपकी कैक्टस, फाख्ता कैक्टस, फिर आपकी गौरैया। अब बात करते हैं हम कबूतर। तो कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान में या फिर खंडहरों में क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। बसंत गौरी। बसंत गौरी जो है गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो ये जो बसंत गौरी है वो जो पेड़ होता है उसमें छेद कर लेते हैं और उस गहरा छेद बना लेते हैं और फिर उसमें वो अपने अंडे देते हैं, बसंत गौरी। अब आती है दर्जन चिड़िया। दर्जन के नाम से याद रखते हैं कि दर्जी की तरह काम करती है ये चिड़िया, इसलिए इसका नाम रखा गया दर्जन चिड़िया। तो ये नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। दर्जी की तरह काम कर रही है, यानी नुकीली चोंच से अपने पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को, यानी पत्तों को सिलकर एक थैली से बना लेती है और फिर उसमें अपने अंडे देती है ये। उसके बाद बात आती है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? शक्करखोरा लटकता वो घोंसला बनाते हैं अपना। और घोंसले में क्या-क्या प्रयोग करते हैं ये? बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े भी होते हैं। यहाँ तक कि इनके घोंसले में आपको मकड़ी के जाले भी देखने को मिल जाएंगे। तो शक्करखोरा इस तरीके से अपना घोंसला बनाता है और इस तरीके से वो अपने घोंसले में सारी चीजें प्रयोग करता है। अब आता है बीवर पक्षी। सभी नर बीवर पक्षी पहले अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो एक चॉइस जो होती है वो अंडे देने की वो मादा बीवर पक्षी के ऊपर होती है कि उसको किस घोंसले में अपने अंडे देने हैं, और बाकी के सारे नर जो बीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं। तो ये सारी बात हमने करी पक्षियों के बारे में। इसमें हमने पहले पढ़ा बीवर पक्षी, फिर उससे पहले शक्करखोरा, आपका दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी, कबूतर, आपका गौरैया, फाख्ता कैक्टस, कोयल, कौवा, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे पक्षियों के बारे में हमने बात करी। घोंसले में किस तरीके से घोंसला बनाते हैं, किस तरीके से अंडे देते हैं और घोंसलों में वो किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर घोंसले बनाते हैं। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर आगे हम कि कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। ये आपको बहुत छोटी-छोटी बातें लग रही होंगी कि क्या ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे कि कौवे, गिलहरी, चूहे जो है वो अंडे चुरा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सीटेट की ईवीएस सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो हमें इन छोटी-छोटी बातों पर भी बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए सारी इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो लिख रखी हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये बिल्कुल काम की नहीं है, ये तो मैंने ऐसी लिख दी है
और ये क्या कोई गिलहरी बिल्ली चूहे अंडे चुरा लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। तो ये लाइन पढ़ लेते हैं, कौवे गिलहरी बिल्ली चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अब आता है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, घोंसले के पास जाने या छूने पर पक्षी दोबारा उस घोंसले में नहीं आते हैं। अब बात हो रही है गाय की, तो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी पत्तों को काटने के लिए होते हैं ये, और गाय के जो पीछे के दांत होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं, यानी घास को चबाने के लिए। तो आगे के छोटे होते हैं यानी काटने के लिए या किसी चीज को पत्तों को खींचने के लिए पेड़ों से, इस तरीके के काम आते हैं। और जो पीछे के दांत होते हैं वो आपके बड़े होते हैं और चपटे होते हैं, यानी घास को या किसी चीज को चबाने के काम में आते हैं वो। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत आपके नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन वो शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि पूरा ही निगल जाता है। गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो ये भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो वो गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से कुतरने और काटने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं, तो घिसते रहते हैं इसलिए उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, नए दांत उसके आते रहते हैं हमेशा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। पाठ 18 पे चलते हैं। नल्ला मड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश, बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में, कफ परेड आपकी मुंबई, होलगुंडी गांव आपका कर्नाटक में है। तो ये नल्ला मड़ा आपका आंध्र प्रदेश में, जैसे हमने पहले पढ़ा था थर्ड क्लास में, गुंटूर कहाँ पर है? तो गुंटूर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। उसी तरीके से आपका नल्ला मड़ा कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में, कफ परेड आपकी मुंबई और होलगुंडी गांव आपका कर्नाटक में। तो ये जो चैप्टर दे रखे हैं उसके हिसाब से मैंने ये लिख रखा है, लेकिन इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। भीमा संघ, भीमा संघ क्या होती है? यानी भीमा संघ जो है वो गोलगुंडी गांव में कर्नाटक में बच्चों की पंचायत का नाम है। गोलगुंडी जो एक गांव है कर्नाटक में, वहाँ पे जो बच्चों की भी एक पंचायत होती है, वहाँ पे जैसे बड़े लोगों की पंचायत होती है उसी तरीके के बच्चों की पंचायत होती है। उस पंचायत में जो है वो बच्चे भी शामिल होते हैं, इसलिए उसको हम बच्चों की पंचायत बोलते हैं और उसका नाम रखा गया है भीमा संघ। आगे बढ़ते हैं पाठ 19 पे। जो बरगद के पेड़ की लटकन, असल में इसकी जड़ें होती हैं। लटकन देखी होंगी आपने, पेड़ की डाली पे से लटकती रहती हैं जो, वो उसकी जो होती हैं जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं। जो बरगद की जो पेड़ की टहनियां होती हैं लटकन वहां से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते नीचे लटकते हुए ये कहाँ पहुंच जाती हैं? जमीन के अंदर चली जाती हैं ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो दो तरह की जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ में, एक तो अंदर होती हैं और एक दूसरी जो होती हैं वो टहनियों से लटकती हुई निकलती हैं और फिर से वो जमीन में चली जाती हैं। तो इस तरीके की दो तरह की जड़ें जो होती हैं बरगद के पेड़ में होती हैं। अब आता है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा ही ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आना ही आना है ये वाला। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ये वाला मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये आएगा ही आपका, आपको हमेशा याद रखना है ये वाला। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1 मंजिल तक होती है और इसकी पत्तियां भी बहुत ही कम होती हैं। ये पानी अपने तने में इकट्ठा कर लेता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो इसके जानकार हैं, इसके तने में क्या कर लेते हैं? छेद कर लेते हैं और उसमें पाइप डाल के इसके पानी को खींच लेते हैं सारा। तो इस तरीके से इस पेड़ का प्रयोग किया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। अब आता है पाठ आपका 20, माघ बिहू। माघ बिहू के बारे में जानेंगे वो कि माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को, यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 और 15 जनवरी, लेकिन असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में, जो असमिया कैलेंडर है उसके हिसाब से 10वें महीने में, 10वें महीने के हिसाब से वहां पे क्या लगता है? माघ लगता है। तो माघ की प्रथम व द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है आपका माघ बिहू, इसलिए इसको माघ लगाते हैं। माघ बिहू इसलिए बोलते हो कि ये असमिया कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और जो कि वो 10वां महीना होता है असमिया कैलेंडर के हिसाब से। इसमें क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये चावल की जो है वो नई फसल कटती है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन को हम उरुका कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं? अस्थाई शेड छप्पर घास और बांस से बनाते हैं। एक तरीके का अस्थाई छप्पर बनाते हैं, शेड यानी रहने के लिए, मतलब उसके नीचे बैठने के लिए इस तरह के कुछ अस्थाई बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेला घर कहते हैं। और इस दिन क्या होता है? सामूहिक भोज का भी आयोजन होता है। बोरा जो है वो असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, एक तरह का किस्म है चावलों का जिसको हम बोलते हैं बोरा। तो ये बोरा क्या होता है? ये
पकने के बाद ये चावल इस तरीके का चावल है जो पकने के बाद कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। फिर आता है आपका चेवा चावल। तो बोरा चावल तो आपका किस्म हो गई चावल की, लेकिन अब आता है चेवा चावल। तो चेवा चावल क्या है, एक तरीके की आप कह सकते हैं डिश है, व्यंजन है वहाँ की, जो चावलों से बनाई जाती है। अब इसको किस तरीके से बनाते हैं, पहले तो कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखते हैं। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। इस तरीके से चेवा चावल आपका तैयार हो जाता है। तो बोरा चावल अलग है, चेवा चावल अलग है। बोरा चावल आपकी किस्म है, जो चेवा चावल है वो एक तरीके का वहाँ पे बनाया जाने वाला एक व्यंजन है, डिश है एक तरीके की, उसको हम चेवा चावल बोलते हैं। उसके बाद बात आती है आगे कि औरतें क्या करती हैं, वह पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। मेजी जो होती है वो लकड़ी से बड़ी सीढ़ीदार मेज, वहाँ पे एक मेजी भी बनाई जाती है, जैसे कि छप्पर, अस्थायी छप्पर शेड बनाते हैं इसको हम बेलागर कहते हैं, उसी तरीके से मेजी भी बनाई जाती है वहाँ पे। मेजी लकड़ी से बनाई जाती है, सीढ़ीदार मेज होती है ये। त्योहार के अगले दिन मेजी को और बेलागर दोनों को जला दिया जाता है। लोग केले के पत्तों पर भोजन करते हैं और बिहू नृत्य भी होता है। लोग क्या करते हैं, केले के पत्तों पर करते हैं भोजन और उसके बाद में बिहू जो है नृत्य, यानी बिहू त्योहार भी है, एक नृत्य भी है, तो नृत्य भी होता है उसके बाद में। ताहू यानी कढ़ाई को, यानी असमिया भाषा में कढ़ाई को क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं, ताऊ। उसके बाद भात शुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी, इन दोनों को बोलते हैं आपका भात शुक्तो। यानी भात शुक्तो अगर कोई बात हो रही है तो उसमें चावल होगा और चावल में मिक्स होगी आपकी रसेदार सब्जी। लूची, छोला चावल और मिष्टी, इस तरीके की ये आपकी जो है व्यंजनों के यानी नाम है ये, देख सकते हैं आप। अब आता है आपका पाठ 21, कढ़ा प्रसाद। कढ़ा प्रसाद क्या होता है, आटे और चीनी का हलवा होता है। कढ़ा प्रसाद आटे का और चीनी का हलवा होता है, इसको हम बोलते हैं कढ़ा प्रसाद। एक साथ मिलकर खाना पकाने को और खाने को लंगर बोलते हैं, आपको पता ही होगा, सिख समुदाय में बहुत ज्यादा ये फेमस है लंगर। और तो इसलिए ये लंगर नाम इसलिए है इसका क्योंकि एक साथ इसमें खाना पकाते हैं और खाते हैं, इसलिए इसको हम लंगर बोलते हैं। पार्ट 23, मुक्तारपुर गांव, पोचमपल्ली कस्बा, तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी पोचमपल्ली वाले में से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। आगे पढ़ते हैं पोचमपल्ली के बारे में। ये पोचमपल्ली कस्बा कहाँ पर, कौन से राज्य में है आपका, तेलंगाना में है। और ये आपका मुक्तारपुर गांव, पोचमपल्ली कस्बा कस्बा और तेलंगाना। तो इसमें जो चैप्टर है उसमें मुक्तारपुर गांव की बात हुई है कि वहां से लोग क्या करते हैं, पोचमपल्ली कस्बे से जो है वो धागे लेके आते हैं और फिर उस तरीके से बुनाई करी जाती है आगे। तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद है कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग। यानी कुल्लू में क्या फेमस है, वहाँ की शॉल। मधुबनी में, यानी मधुबनी हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे मधुबनी जो है वो चित्रकला भी फेमस है और आपकी पेंटिंग भी, यानी पेंटिंग चित्रकला एक ही बात। और उसके बाद आता है असम की सिल्क। आपकी असम में क्या फेमस है, आपकी सिल्क। उसके बाद कश्मीर में क्या है आपका, कश्मीरी कढ़ाई वहाँ पे फेमस है। तो ये सारी चीजें आपकी जो फेमस कहाँ कहाँ पर है, ये सारी बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद पोचमपल्ली के पास आ जाते हैं फिर से कि पोचमपल्ली क्या है। तो पोचमपल्ली जो है वो एक प्रकार की बुनाई का नाम है। पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां आती हैं। लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग साफ किए जाते हैं। फिर धागों को रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं। धागे की गट्टियां करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे जो कपड़े बुने जाते हैं। करघे में कई सुइयां होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता रहता है। तो ये सारी बातें पोचमपल्ली। तो ये पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां आती हैं, ये कहाँ पर आती हैं, आपकी मुक्तारपुर गांव में, जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे लड़ियां आती हैं पोचमपल्ली से, फिर लड़ियों को साफ करते हैं, सुखाते हैं, उनकी गंदगी को दूर करते हैं, फिर रंगते हैं उनको, उन्हें गट्टी बना लेते हैं फिर सुखाकर। फिर धागे की गट्टियों को करघे पर लपेटा जाता है और फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। तो ये सारी चीज थी पोचमपल्ली से, पोचमपल्ली कस्बे के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 24। मलयालम में चिट्टपन चाचा को और कुंजमा कहते हैं चाची को। मलयालम में जैसे बलियम्मा किसको बोलते थे, नानी को, और सॉरी बलियम्मा बोलते थे बड़ी मौसी को, और अमुम्मा बोलते थे नानी को। उसी तरीके चिट्टपन बोलते हैं चाचा को और कुंजमा बोलते हैं चाची को। कोच्चि केरल से लेकर चेन्नई यानी तमिलनाडु के बीच का ट्रेन सफर कितना है, 12 घंटे में पूरा होता है। कोच्चि से लेकर चेन्नई तक का जो ट्रेन सफर है वो आपका पूरा 12 घंटे में पूरा होता है। रेत के टीले से बने पहाड़ ये आपको अबू धाबी में देखने को मिलेंगे, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये आपको अबू धाबी में देखने को मिलते हैं। खजूर के पेड़ अबू धाबी में ही मिलते हैं। अबू धाबी की करेंसी को हम बोलते हैं दिरहम और वहाँ की भाषा जो है वो अरबी है।
तो ये पूरा है, इसमें से भी एक आध बार क्वेश्चन आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी बात हो रही है किसके बारे में, अबू धाबी के बारे में। दिरहम वहाँ की करेंसी हो गई, भाषा आपकी अरबी हो गई, और वहाँ पर खजूर के पेड़ और रेत के बने हुए टीले वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल में क्या होता है, केरल में आपके नारियल, केले, पपीते, सुपारी और कटहल के पेड़ मिलते हैं वहाँ पर। और केरल में ही हुआ आपकी पार्ट 25, केरल में आपकी काली मिर्च भी देखने को मिलती है, ये एक कली होती है। यानी काली मिर्च के बारे में पूछा जाए, काली मिर्च जो है होती है पौधे की क्या चीज होती है, तो पौधे की यानी कि एक कली होती है वो। ये आप देख सकते हैं। और केरल में जो हुआ आपको बताइए, नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल के पेड़ आदि देखने को हमें मिलते हैं। अब आता है गरम मसाले में जीरा, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपात के पत्ते, सौंठ आदि होते हैं। अब आपका आता है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान से देखना सुनना है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये एक महिला है, और ये क्या है, एक भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की जिम्मेदारी संभाली थी। ये थन्नामणि गांव, राजौरी जिला, जम्मू एंड कश्मीर में रहती हैं। तो ये आपकी क्या है, नौसेना में डॉक्टर हैं, और ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की जिम्मेदारी संभाली थी। ये थन्नामणि गांव, राजौरी जिला और जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं। इन्होंने नानी के घर राजौरी से 12वीं की थी। राजौरी जिला है, वहां से इन्होंने क्या करी थी, अपनी 12वीं पास करी थी इन्होंने। इन्हें मोटरसाइकिल चलाना पसंद था। इनकी हॉबीज क्या थी, मोटरसाइकिल चलाना। इनकी 3 बहनें थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कर्णम मलेश्वरी के बारे में, जिनकी 4 बहनें थी, और वो क्या करती हैं, सारी की सारी जो है वो वेट लिफ्टिंग करती हैं। उसी तरीके से इनकी 3 बहनें हैं। एक बहन आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस में है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज से दाखिला लिया और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। ये गर्ल गाइड भी थी। इन्होंने 6 महीने की इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, यानी नौसेना में आने से पहले इनकी क्या हुई थी, 6 महीने की इनको ट्रेनिंग दी गई थी। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में जो है वो 36 निर्देश होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं, ये आपके टोटल 36 निर्देश होते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जो होता है वो एक ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है। इसे इनके अगर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि इनके पिताजी ने इनका नाम प्रिज्म इसलिए रखा था क्योंकि ये एक ऐसा कांच होता है जो कि 7 रंग दिखाता है, यानी हमेशा निखरता हुआ होता है, इसलिए इनके पिताजी ने इनका नाम वहीदा प्रिज्म रखा था। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है आपका पार्ट 27। इस्कपटो पुल गांव, यानी ये आपका कहाँ पर है, इस्कपटो पुल गांव जो आपका लद्दाख में है। यहाँ पे आपको पॉपुलर के पेड़ देखने को मिलेंगे। लद्दाख में पिता को आवाले, माता को आमाले और दादा को मैमिले कहते हैं। जिस तरीके से आपका मलयालम में कुंजमा, चिट्टपन, बलियम्मा, अमुम्मा इस तरीके के शब्द यूज करते हैं, उसी तरीके लद्दाख में पिता को बोलते हैं आवाले, माता को आमाले और दादा को बोलते हैं मैमिले। तो दोस्तों ये हुई आपकी पूरी थ्योरी आपकी क्लास 4th के बारे में, पूरी ईवीएस के लिए। 3rd क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 4th क्लास भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है, यानी ये आपकी 5th क्लास स्टार्ट होने वाली है ईवीएस के लिए। तो आपकी लगभग अगली वीडियो में पूरी 3rd, 4th और 5th क्लास की थ्योरी बिल्कुल फिनिश होने वाली है। मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम इसी 4th क्लास के रिवीजन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।